ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है, जब जर्मन्स की तानाशाही रूस के ऊपर अपनी चरम सीमा पर थी। मगर उस समय एक ऐसा स्नाइपर था जिसने 150 से ज्यादा जर्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जर्मन की पूरी बटालियन में रेड घोस्ट नाम का खौफ फैल गया। लेकिन देखते हैं क्या रेड घोस्ट 200 हेडशॉट मारने का आंकड़ा पूरा कर पाया या नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम 4 जर्मन सैनिकों की गाड़ी को देखते हैं, जो कि एक रूसी आदमी और औरत को बंदी बनाकर लाते हैं। यहाँ पर जर्मन आर्मी का जनरल उन दोनों रूसी मियाँ बीवी को वहाँ पर इंटीमेट सीन परफॉर्म करने के लिए कहता है। ये देखकर जर्मन आर्मी के सोल्जर हंसने लगते हैं, मगर रूसी मियाँ बीवी को कुछ भी समझ नहीं आता कि जनरल ने गारमन में उनसे क्या कहा। इसके बाद रूसी आदमी अपनी सफाई देने लगता है कि मैं एक अदाकार हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। इसके बाद वह जर्मन जनरल को एक तानाशाह आदमी की एक्टिंग भी करके दिखाता है, जो कि जर्मन जनरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके चलते वह अपने सैनिकों को रूसी मियाँ बीवी को गोली से भूनने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो सैनिकों को शूट का ऑर्डर देता, कहीं से एक गोली आकर उसकी पीठ पर लगती है, जो कि उसके सीने को चीरकर आगे से निकल जाती है। इसके बाद दूसरे सैनिक के भी माथे पर गोली लगती है और तीसरा सैनिक गाड़ी के अंदर ही मर जाता है। उसके बाद प्रोटेक्शन लेकर आखिरी सैनिक गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है, मगर एक गोली 2 टायरों को चीरते हुए उसकी खोपड़ी पर लगती है और आखिर में वह भी मर जाता है। यह देखकर वह दोनों रशियन बहुत खुश होते हैं और यहीं पर स्नाइपर पकड़े हुए एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि मरे हुए जर्मन सैनिकों से उनके हथियार और खाना लेकर बिना एक शब्द कहे वहां से चला जाता है। ये आदमी दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था और इसे ही रूस का रेड घोस्ट कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रूस के कुछ लोगों की टुकड़ी दिखाई देती है, जो कि जर्मनी के खतरनाक हमले से बचे हुए सर्वाइवर्स होते हैं। इन लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना होता है और ना ही रहने के लिए ठिकाना। पिछले 2 दिनों से ये लोग नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। इनमें से एक था डैड, जो कि उनके ग्रुप को लीड कर रहा था, और डैड के साथ कोस्टा को बर्फ में जमा हुआ टॉम नामक एक रशियन आदमी मिलता है। अब क्योंकि वह खुद भी रशिया से थे, इसीलिए वह दोनों उसकी मदद करते हैं और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा इनके ग्रुप में कमांडर, उनकी प्रेग्नेंट बीवी वेरा, लेफ्टिनेंट और सार्जेंट शामिल थे। वेरा के पति कमांडर को गोली लगी हुई थी, इसलिए उसे चला नहीं जा रहा होता। यह लोग उसे खुद उठाकर ला रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें बहुत सारे मरे हुए सैनिकों की डेड बॉडीज दिखाई पड़ती हैं, जो कि अब बर्फ के साथ पूरी तरह जम चुके थे। अब इनके चलते चलते सूरज भी ढल जाता है और यहाँ इन्हें एक गुफा टाइप जगह दिखाई देती है, जहाँ पर बैठकर यह सभी आग का सहारा लेते हैं। मगर कुछ समय बाद कमांडर अपनी जान त्याग देता है। यह देखकर वेरा पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है और फिर उसके पिता के समझाने के बाद वो शांत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहां पर रेड घोस्ट ने जर्मन सैनिकों को मारा था, वहां पर अब कुछ जर्मन सैनिक आ चुके थे, जो कि अपने जवानों की डेड बॉडीज को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। और यहां एक सीनियर ऑफिसर मेजर ब्राउन को बताता है कि पिछले 2 महीनों के अंदर हमारे 60 से भी ज्यादा सैनिकों की हत्या हो चुकी है और यह रेड घोस्ट का ही काम है। लेकिन आज तक इनमें से किसी ने भी रेड घोस्ट को नहीं देखा, बल्कि जिसने भी उसे देखा वह उसी वक्त मारा गया। वहीं दूसरी तरफ रशियंस को एक खाली घर मिलता है, जहां पर कोई भी नहीं होता, और जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर वोडका के साथ काफी सारे फ्रूट्स और ब्रेड पड़े हुए थे। ये सब देखकर सार्जेंट का मन ललचाता है और वह वोडका पीने वाला ही होता है कि तभी कोस्टा उसे रोक देता है। इस वजह से दोनों में एक हल्की सी फाइट भी हो जाती है, मगर डेड वहां पर आकर सार्जेंट को कहता है कि तुम कोस्टा से अभी सॉरी मांगो, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। यहाँ पर पड़े हुए खाने में जहर है और ये जाल जर्मन्स के द्वारा बिछाया हुआ है। अब तक मेरे 20 से ज्यादा साथी इस जाल से मारे जा चुके हैं। वही वेरा की हालत अब बहुत होती है और उसके कपड़े भी काफी गंदे हो चुके थे, इसीलिए वे वहां पर पड़े हुए एक ट्रंक से दूसरे कपड़े ढूंढकर उन्हें पहन लेती है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट सबको ये कहता है कि वेरा के साथ सार्जेंट इस घर में तब तक रहेगा जब तक मैं टॉम, डेड और कोस्टिया पास के किसी गांव से कुछ खाने के लिए ना ले आए। मगर उनके जाने के कुछ समय बाद ही हम देखते हैं कि बदकिस्मती से इस घर में मेजर ब्राउन और उसके आदमी रहने के लिए चले आते हैं। यहाँ पर वेरा और सार्जेंट रुके हुए थे।
इसके बाद मेजर ब्राउन के कुछ आदमी घर के सामने बने हुए बंकर में उतर जाते हैं और कुछ घर के बाहर पहरा देने लगते हैं। यह सब देखकर सार्जेंट किसी न किसी तरीके से उस घर से भागने में कामयाब होता है और अपने साथियों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। मगर वेरा को इस तरह अकेला छोड़कर आने के चलते लेफ्टिनेंट सार्जेंट पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसके ऑर्डर का उल्लंघन किया होता है। लेकिन दूसरी तरफ घर में वेरा एक लकड़ी के बॉक्स में छुप जाती है और बाहर जर्मन सैनिक एक सुअर के साथ खेल रहे होते हैं। पर क्योंकि वह उनका खाना था, इसलिए यह बात मेजर ब्राउन को अच्छी नहीं लगती और वह उसी वक्त सुअर को गोली मार देता है। वहीं अब घर से कुछ ही दूरी पर रशियन सैनिक भी जर्मन्स के ऊपर घात लगाए हुए बैठे थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो जर्मन्स के ऊपर हमला करके वेरा को बचा सके। लेकिन मौका तो उन्हें क्या मिलना था, यह लोग तो इस घर में ऐसे रहने लगे थे जैसे पिकनिक मनाने आए हों। अब इन सभी को यहाँ पे रुके हुए काफ़ी समय हो चुका था और इसी चलते वेरा को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। इसीलिए उसकी थोड़ी बहुत हलचल के कारण गुंथर नामक एक सिपाही लकड़ी से बने हुए उस ट्रंक को खोल कर देखता है। हालांकि वेरा उसके सामने हाथ जोड़कर उसे माफ करने के लिए कहती है और वह सिपाही वेरा की बात मान भी जाता है। मगर मेजर ब्राउन को गुंथर पर शक हो गया था और इसीलिए वह फिर दोबारा से बॉक्स को खोलने के लिए कहता है और वेरा को बाहर निकालता है। इसके बाद वेरा अपने बचाव के लिए कहती है कि मेरी फैमिली को जर्मन सैनिकों द्वारा मार दिया गया, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ किसी न किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब रही और अब मैं एक बार फिर से आप सबको देखकर इस ट्रंक में छुप गई थी। हालांकि मेजर ब्राउन वेरा की यह कहानी सुनकर उसे माफ कर देता है, लेकिन इसी दौरान मेजर का खास आदमी क्लाइन वेरा के आर्मी वाले कपड़े और उसकी आइडेंटिटी ढूंढ लेता है, जिसे देखकर मेजर को बहुत गुस्सा आता है और वह क्लाइन को वेरा के साथ कुछ भी करके उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद क्लाइन पहले तो प्रेग्नेंट वेरा का रेप करता है, उसे पीटता है और फिर उसे गोली से मारने के लिए बाहर लेकर आता है और इन सब के बीच जर्मन सैनिक भी बस तमाशा देखते रहे। लेकिन वेरा को इस हालत में देखकर दूर बैठे टॉम और सार्जेंट का खून खोल उठा, इसलिए वह लोग अपनी सीक्रेट जगह से निकलकर जर्मन सैनिकों के बंकर में आ जाते हैं, जहां पर 3 सैनिक थे और वह लोग उन्हें धूल चटाकर उनके हथियार छीन लेते हैं। दूसरी तरफ जब क्लाइन वेरा को गोली मारने लगा तो वह कहती है कि मुझे मारकर तुम भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले, भगवान हर एक चीज का हिसाब लेता है। ये सुनकर क्लाइन अपनी बंदूक गुंथर को पकड़ाकर उसे मीरा को मारने के लिए कहता है। हालांकि वह वेरा को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे वेरा की तरफ बंदूक करनी पड़ती है। लेकिन इस वक्त एक गोली उसकी गर्दन के आर पार चली जाती है और उसी के साथ साथ 5 से 6 जर्मन सैनिक कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं और ये काम किसी और का नहीं बल्कि रेड घोस्ट का ही था। वही मेजर ब्राउन बाथरूम के अंदर नंगा नहा रहा था। इस वक्त आधे से ज्यादा जर्मन सैनिक मारे जा चुके थे। बाथरूम में छुपे हुए मेजर के सामने रेड घोस्ट आता भी है, लेकिन उसके साथी की बंदूक बाथरूम के बाहर ही गिर चुकी थी। ये देखकर मेजर एक सैनिक का कवर लेकर दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन इस दौरान अब टॉम, लेफ्टिनेंट और उनके बाकी साथी भी घर के पास आ चुके थे। लेकिन जब रेड घोस्ट अपनी जगह चेंज करने की कोशिश करता है तो वहां पर क्लाइन पहले से ही मौजूद होता है, जो कि रेड घोस्ट के चेहरे पर गर्मा गर्म पानी फेंक देता है और फिर जब खुद वहां से भागने लगता है तो जोर से उसका सर एक पत्थर से टकराता है और वह वहीं पर गिर जाता है और वहां मरे होने का नाटक करता है। अब माहौल काफी टेंस्ड हो चुका था। मेजर ब्राउन अपने एक सिपाही का कवर लेकर बाहर पड़ी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रेड घोस्ट उसकी वह लकड़ी भी तोड़ देता है जिसकी मदद से वह बंदूक उठाने लग रहा था। लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे वह बंदूक मिल ही जाती है। अब यहाँ पर मेजर ब्राउन के साथ उसके सिर्फ 2 सिपाही बचे थे और क्लाइन मरे होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उनमें से टॉम एक सिपाही को ठिकाने लगा देता है। अब उसके बाद वहां पर सिर्फ एक सिपाही ही बचा था, जो कि जब अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करता है तो सार्जेंट उसे भी गोलियों से भून देता है। ये देखकर ब्राउन वहां पर पड़े हुए लड़कियों वाले कपड़े पहनकर वहां से फरार हो जाता है।
मगर इस लड़ाई के बीच रेड घोस्ट की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। अब यह सब लोग रेड घोस्ट को आराम से सुलाकर जर्मन सैनिकों का खाना खाने लगते हैं। इसी बीच बाहर क्लाइन मरे होने का नाटक कर रहा था और वह सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब उसे मौका मिले और कब वह यहाँ से भाग सके। लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर वेरा का लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मेजर ब्राउन आखिरकार भागते हुए अपने सैनिकों के पास पहुंच ही जाता है। फिर वह उन सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है और उसके चलते वह बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ जब सब लोग वेरा की देखभाल करने में लगे होते हैं तो क्लाइन भी वहां से भागने में कामयाब होता है। इन सब में से बच्चों की डिलीवरी करने में डेड ही सबसे ज्यादा माहिर था, क्योंकि इससे पहले भी उसने 3 बच्चों की डिलीवरी करी हुई थी और कुछ मिनट की मेहनत के बाद वेरा को लड़का होता है। लेकिन इसी दौरान रेड घोस्ट भी उठ चुका था, जिसे देखकर डेड कहता है कि शायद जर्मन्स एक बार फिर से हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं और शायद रेड घोस्ट को उनकी स्मेल आ चुकी है, इसलिए अब वह लोग भी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम भी वही नज़ारा देखते हैं कि एक बार फिर से मेजर ब्राउन ज़्यादा आर्मी और हथियारों के साथ रशियंस के ऊपर हमला करवाता है। इस बार उनके पास तोप भी थी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड में वहां पर मौजूद घरों का नक्शा बिगड़ जाता है और यहां हम डेड और कोस्टिया को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता बाप और बेटे का है। लेकिन वेरा की रखवाली करने के लिए सार्जेंट और टॉम घर के अंदर ही मौजूद थे और सामने से आ रहे सैनिकों को मारने के लिए लेफ्टिनेंट मशीन गन लेकर घरों के सामने खड़ा हुआ था। मगर तभी हम देखते हैं कि पीछे से रेड घोस्ट आ जाता है और अब एक एक कर उसने सबको मारना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने तोप के ऊपर कंट्रोल कर रहे सैनिकों को मारा, लेकिन धीरे धीरे कर अब तक जर्मन सैनिक रशियंस के बहुत ही ज्यादा करीब जा चुके हैं और एक सैनिक तो सार्जेंट टॉम और वेरा के इतना ज्यादा करीब आ चुका था कि उसने उनकी तरफ ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करी, लेकिन उस ग्रेनेड को सार्जेंट और टॉम ने उसकी तरफ ही वापस पास कर दिया। इस बीच लेफ्टिनेंट के एक शोल्डर पर गोली लगती है। उसके बचाव में आ रहे डेड को भी गोली मारकर मार दिया जाता है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जब कोस्टिया बाहर निकलता है तो मेजर ब्राउन उसे भी एक हेडशॉट देता है। लेकिन अब रेड घोस्ट धीरे धीरे कर उनके पास आ रहा था। तभी सार्जेंट को एक जर्मन सैनिक के पास वोडका दिखाई देती है और उसे देखते ही वह उस सैनिक के ऊपर टूट पड़ता है और अब वेरा के पास सिर्फ टॉम ही मौजूद था। तभी वहां पर एक जर्मन सैनिक आकर हमला कर देता है। हालांकि टॉम उस सैनिक के साथ लड़ने में फीका पड़ रहा था, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वेरा वहां पर आती है और फिर टॉम उसे गोलियों से भून देता है। वही वोडका पीकर सार्जेंट को इतना ज्यादा जोश आ गया था कि वह मशीन गन लेकर खुले में ही फायरिंग करने के लिए निकल गया। हालांकि उसने 3 से 4 सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया, लेकिन सार्जेंट को बचाने के चलते लेफ्टिनेंट बेचारा खुद भी मर गया। जब सार्जेंट यह देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो मेजर ब्राउन उसे हेडशॉट देकर मार देता है। अब यहाँ पर रेड घोस्ट और मेजर ब्राउन आमने सामने आते हैं और इन दोनों में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें पहले तो रेड घोस्ट हार रहा था और जब आखिर में मेजर ब्राउन उसे गोली मारने लगता है तो रेड घोस्ट उसके पेट में खंजर डाल देता है। लेकिन इस जंग में रेड घोस्ट की जीत नहीं हो पाती, क्योंकि पीछे से जिंदा भाग क्लाइन आकर उसे गोली मार देता है और अब वह समझ रहा था कि वह अकेला ये जंग जीत गया, मगर पीछे से एक और आदमी ने आकर उसे मार दिया। इसके बाद हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक गांव पर फिर दोबारा से जर्मन सैनिक आकर कब्जा कर लेते हैं और वह उन लोगों से रेड घोस्ट के बारे में पूछते हैं। इस बीच उन्होंने मासूम लोगों को बहुत मारा, क्योंकि कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। इसके बाद उन्होंने एक बच्चे को पकड़ा और उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद एक आदमी ने खुद ही कबूल कर लिया कि वह खुद ही रेड घोस्ट है। इसके बाद जर्मन सैनिक उसे भी मारने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ गोलियां जर्मन सैनिकों के सीने छली कर देती हैं और इस लड़ाई में वेरा भी शामिल थी, जो कि अब पीसफुली इसी गांव में रह रही थी। और यहाँ आखिर में हमें पता चलता है कि जिस अकेले आदमी ने इन सब गांव वालों की जान बचाई वह भी रेड घोस्ट है। असल में उस समय रूस में रेड घोस्ट उस आदमी को कहा जाता था जो जर्मन सैनिकों से बहुत परेशान होता था और चुन चुन कर उन्हें मार देता था।